फाउंडेशन सेमेस्टर और एसटीएचपी के क्लासेस का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। मेरे ख्याल से 2 वीक्स हो गए हैं उनके क्लासेस को। अभी इनकी रिसेंटली जो है वो ओरिएंटेशन भी हुई थी, जिसमें आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाता है कि कैसे आप जो है वो फाउंडेशन सेमेस्टर या एसटीएचपी के सेमेस्टर को पास करते हो, जिसमें आपको एग्ज़ाम्स की पॉलिसीज़ भी बताई गई होंगी, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ बताई गई होंगी। ओवरऑल जो भी इसका पूरा सिस्टम होता है वो आपको गाइड किया गया होगा। काफ़ी बच्चे नर्वस हैं कि भाई एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, काफ़ी बच्चे एक्साइटेड भी हैं, और कुछ चेहरे तो पुराने ही हैं जो पहले भी एसटीएचपी पढ़ के गए हैं या फाउंडेशन पढ़ के गए हैं, या काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलर में पढ़ रहे थे, उनको वहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो अगर उनका एसटीएचपी में नाम आ गया या फाउंडेशन में उनको जाना था तो वो वहाँ पर फिर से चले गए हैं। तो ओवरऑल किसी का भी बुरा डिसीजन नहीं है कि अगर वो रेगुलर से फाउंडेशन में गया है या एसटीएचपी में गया है। जो भी आपका दिल कर रहा था उस वक्त आपने जो भी किया है वो सही किया है। अभी बस आपका फोकस क्या होना चाहिए कि कैसे मुझे इस 0 सेमेस्टर को पास करना है, चाहे आप एसटीएचपी में हो या फिर आप फाउंडेशन सेमेस्टर में हो। चैनल पर आपने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी हैं वो सारी ऑन कैमरा होती हैं, लेकिन कुछ मुझे ऐसा सेटअप नहीं मिल रहा था, मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ऑन कैमरा ये चीज़ें भी आपके सामने कवर कर सकूं। तो इसलिए ये मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है आपके लिए कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि कैसे आप फाउंडेशन सेमेस्टर या एसटीएचपी के प्रोग्राम को आसानी से पास कर सकते हो। आपके सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंग्लिश, दूसरा होता है मैथमेटिक्स, तीसरा होता है आईसीटी। ये सारी चीज़ें आपको ओरिएंटेशन में भी बताई गई हैं। यहाँ पर मैं जो है वो एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है। आपको पता है इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो 100 होते हैं। अब यहाँ पर आपको इस सेमेस्टर को पास करने के लिए मिनिमम 2.2 सीजीपीए रिक्वायर्ड होती है, जो कि ओवरऑल होती है, ठीक है। इंडिविजुअली ये सीजीपीए नहीं है, ये तीनों सब्जेक्ट्स की मिला के जो सीजीपीए आपको चाहिए होती है वो एटलीस्ट 2.2 होनी चाहिए। ज़्यादा है तो फिर तो वो एक ऑब्वियस सी बात है कि आप पास हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल 60 मार्क्स लाजमी होने चाहिए एटलीस्ट। मतलब कि अगर आपको फाउंडेशन सेमेस्टर या एसटीएचपी पास करना है तो ओवरऑल इनकी जो सीजीपीए हो वो 2.2 हो, और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 60 मार्क्स होने चाहिए। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताई गई होगी। अच्छा, यहाँ पर बीच में ये भी सुनने में आया था कि आपका जो एसटीएचपी और फाउंडेशन का भी एग्जाम पैटर्न होगा वो यही होगा जैसे रेगुलर में चलता आ रहा है। रेगुलर में क्या होता है, एक मिड एग्जाम होता है 30 मार्क्स का, एक फाइनल एग्जाम होता है 50 मार्क्स का, और 20 आपके सेशनल हैं। तो अगर आपका भी एक मिड एग्जाम हो जाए और एक फाइनल हो जाए तो क्या पैटर्न होगा, 30 मार्क्स मिड के, 50 मार्क्स फाइनल के, और 20 मार्क्स आपके जो हैं वो सेशनल होते हैं, जो कि टीचर के हाथ में होते हैं। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने कहा है कि ओरिएंटेशन में हमें बताया गया है कि 2 मिड एग्जाम्स होंगे जिसमें 20-20 मार्क्स होंगे, फाइनल एग्जाम होगा जिसमें 40 मार्क्स होंगे, और आपके सेशनल के 20 मार्क्स होंगे। तो हर साल इसी तरह का आया हुआ है, और इस दफ़ा बच्चों ने भी यही कहा कि ओरिएंटेशन में हमें इसी तरह बताया गया है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इंग्लिश को कैसे कवर करना है। देखो, इंग्लिश के 100 मार्क्स हैं जिसमें से 20 तो आपके टीचर के हाथ में है, डायरेक्टली आपके हाथ में नहीं है, तो उसको अभी छोड़ दो, उसको हम आगे देखते हैं। अब ये जो रिमेनिंग 80 मार्क्स हैं वो आप ही के हाथ में, जो आप एग्जाम में करके आओगे, जिसमें आपके 2 मिड एग्जाम शामिल हैं 20 के, और आपका एक फाइनल एग्जाम शामिल है 40 मार्क्स का। तो ये जो 80 मार्क्स हैं हमें इसमें से ज़्यादा फ़ायदा लेने की ज़रूरत है। इंग्लिश का जो आपको मैनुअल मिला है, आप ये कह लो कि जो टेक्स्ट बुक आपको मिला है मैनुअल की सूरत में, ये एक आगा खान बोर्ड का बुक है फर्स्ट ईयर का, उसी का कुछ फोटोकॉपी वर्जन में आपको मैनुअल दिया गया है। इस दफ़ा काफ़ी सिलेबस भी कम कर दिया गया है, तो आप इसको आसानी से पास कर सकते हो। सिंपली करना क्या है कि आपको इस बुक को जस्ट फॉलो करना है, इस मैनुअल को फॉलो करना है। इसमें आपको जो भी लेसन्स मिलेंगे वो ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड मिलेंगे, और यही बुक इस वजह से मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जितनी भी क्वेश्चनिंग देखोगे, रीडिंग भी देखोगे, एक्सरसाइजेस भी देखोगे, वो भी एक्टिविटी बेस्ड होती हैं। इंग्लिश के मैनुअल में जो भी आपको स्किल सेट पढ़ाया जा रहा है उस स्किल सेट को सबसे पहले तो अच्छे से रीड करना है। बाकायदा आप ये समझो कि आंखें खोल के रीड करना होता है। उसमें आपको डिफरेंट वोकेबलरी मिलेगी, उस वोकेबलरी के एक एक वर्ड को बाकायदा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि पेपर में ज़्यादातर क्या होता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन दी जाती है, और रीडिंग कंप्रीहेंशन के थ्रू ही सारे क्वेश्चन सिंटोनॉम सिनोनिम पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्विज में या इवन दैट आपके मिड एग्जाम में आपका जो स्किल सेट होता है सिलेबस में, उसमें जो वोकेब यूज़ हो रही होती है उस वोकेब का एक वर्ड उठाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने जो है वो स्किल सेट 1 है, जिसमें ज़्यादातर बात क्या होती है कि एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे, हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स, इस तरह की बातें चल रही होती हैं स्किल सेट 1 में। तो आपके सामने क्वेश्चन इनमें से कैसे बनेंगे कि भाई कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ जिससे हमारे जो है वो एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएँ। फिर जस्ट वो आपको लिखना है कोई भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के, भाई ग्रुप डिस्कशन से मार्क्स अच्छे आते हैं, सेल्फ स्टडी से अच्छे आते हैं, नोट्स बनाने से अच्छे आते हैं। तो इस तरह की आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर
उनको आंसर कर रहे होते हो। या फॉर एग्जांपल आपके लेसन में रिक्रिएशन का वर्ड यूज़ है, इफेक्टिव स्टडी का वर्ड यूज़ है, तो हो सकता है आपके सामने इस तरह का भी क्वेश्चन आए कि भाई इफेक्टिव स्टडी का क्या मकसद है, आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह की स्टडी करनी चाहिए ताकि हमारे एग्जाम में भी मार्क्स अच्छे हों। तो इस तरह के कॉन्टेक्चुअल आपके सामने जो है वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो फाइनल एग्जाम्स में जो भी आपके स्किल सेट्स होंगे, मिड में आपके जो भी स्किल सेट्स होंगे, बस उनकी अच्छे से रीडिंग करनी है और उसकी वोकेब पर फोकस करना है। तो फिर अगर उनमें से कोई भी कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उनको आंसर कर पाओगे। उसके बाद जितने भी आपके सामने स्किल सेट्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपके मिड में कोई भी 2-3 स्किल सेट्स आते हैं, उन सभी स्किल सेट्स में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको भी सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल की एक्सरसाइज है, या कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज है, कोई टेंस की है, एडवर्ब की है, एडजेक्टिव की है, नाउन प्रोनाउन की है। तो इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी आपके स्किल सेट्स में, उनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्स्ट, इसमें ज़्यादातर क्या है कि आपको जो है वो रीडिंग कंप्रीहेंशन दी जाएगी, जैसे आप टेस्ट वगैरह में करते हो, उससे रिलेटेड आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस रीडिंग कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो, स्किल सेट्स को फॉलो करो, उसकी वोकेब को फॉलो करो और उसकी एक्सरसाइजेस को फॉलो करो, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इंग्लिश का कोई भी पेपर हल करने के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो IBA के टीचर्स हैं या जो IBA वेबसाइट हमें रिकमेंड करती है स्टूडेंट्स को, एक तो आपकी रीड थ्योरी है जिसमें आप रीडिंग कंप्रीहेंशन वगैरह के बारे में भी पढ़ रहे होते हो। एक और वेबसाइट है ereadingworksheets.com, ereading.com या इस तरह की कोई वेबसाइट है, रीडिंग के नाम से आप लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगी। तो वहाँ पर जितनी भी वर्कशीट्स वगैरह हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन की, ज़्यादातर वहाँ से भी टीचर्स वो क्वेश्चंस दे रहे होते हैं या क्विजेस वगैरह वहाँ से ले रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी जाके प्रैक्टिस करो तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है कि भाई अपने टीचर को फॉलो करो, टीचर को रिस्पेक्ट दो। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने टीचर को फॉलो किया तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा पेपर को सॉल्व करना। आप अपने टीचर को फॉलो करो, जो भी पढ़ा रहा है उसको नोट करो, उन्हीं में से आपका एग्ज़ाम बन रहा होता है। कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रही होती यहाँ पर, उसको कॉन्टेक्चुअल बोला जाता है। यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस में काफ़ी पीछे होते हैं। उसकी वजह होती है राइटिंग स्किल्स, जो कि मैंने यहाँ पर आगे पॉइंट भी लिखा है। राइटिंग स्किल्स भी आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी कि भाई कैसे हमें राइटिंग करनी चाहिए, क्या क्या उसमें मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं, कैसे हमें जो है वो इम्प्रूव करनी है अपनी राइटिंग स्किल्स। तो इन पर भी काम करो क्योंकि आपका सारा पेपर ही कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है। राइटिंग स्किल्स के बारे में भी आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि हमें कैसे पैराग्राफ राइटिंग करनी है, प्री राइटिंग टेक्निक्स भी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट में पढ़ाई जाएंगी। आपके तकरीबन हर मिड में फाइनल में पैराग्राफ राइटिंग तो आती ही है, प्री राइटिंग टेक्निक्स भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी मिलेंगी और वो टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे, उस हिसाब से आपको जो है वो फॉलो करते जाना है। उसके बाद है क्लास परफॉर्मेंस। क्लास परफॉर्मेंस का मतलब है कि भाई आपकी क्लास में एक अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, आपका नाम जो है वो टीचर को अच्छे कामों की वजह से याद हो, ना कि बुरे कामों की वजह से याद हो, ठीक है। तो क्लास परफॉर्मेंस आप समझ सकते हो। आगे मैं ये अभी सेशनल मार्क्स की बात करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लास परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। अब ये जो 20 मार्क्स हैं सेशनल, ये पहले तो टीचर्स एवं हर बच्चे को 19-20 दे रहे होते थे, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल से अब थोड़ा सोच समझ के ये मार्क्स मिलेंगी। वैसे तो सबको 19-20 18 इस तरह मिल ही जाएंगी, कोई मसला नहीं है। एवरेज मार्क्स भी जो है वो सेशनल आपकी 15 हो रही होती हैं, इसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन इस चीज़ को अब आपको सीरियस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप आगे भी देखोगे तो अच्छा है, अगर आप इन चीज़ों को अभी से फॉलो कर लो तो आपके लिए आसानी होगी। दूसरी चीज़, आगे चल के आप सभी बच्चों की जो भी CGPA होगी उसकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी मेरिट लिस्ट के तहत आपको जो है वो बारी बारी बुलाया जाएगा स्टेज पर और आपको जो है वो डिपार्टमेंट पूछा जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आप लेना चाहते हो। तो CS का तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर आपको लिस्ट में टॉप पर रहना है, सबसे पहले जाना है डिपार्टमेंट के लिए, अपनी सीट बुक करवानी है डिपार्टमेंट में, तो आपकी जितनी CGPA ज़्यादा अच्छी होगी, जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे, जितना आपका मेरिट में नाम हाई होगा, तो आपको ज़्यादा मौका मिलेगा कि आप अपना फेवरेट डिपार्टमेंट ले लो। तो इसलिए अब ये जो टीचर्स हैं वो भी सोच समझ कर ही मार्क्स देंगे, बच्चे की परफॉर्मेंस पर ही मार्क्स देंगे, ताकि एक डिज़र्विंग बच्चा ही मेरिट लिस्ट में टॉप पर हो और वो अपना डिपार्टमेंट ले सके, ठीक है। अब ये जो 20 मार्क्स हैं वो कैसे दी जाती हैं कि भाई एक बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि अगर कोई टीचर डिस्कशन कर रहा है या कोई भी क्लास में एक्टिविटी हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे मैंने आपको कहा कि इंग्लिश का बुक की सारा एक्टिविटीज़ पर जो है वो बेस करता है, तो वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, उनमें बाकायदा आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। उसके बाद है कि जितना हो सके आप इंग्लिश में बात करो, क्योंकि आगे चल के आपकी प्रेजेंटेशंस, ग्रुप एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें वो सारी इंग्लिश में होनी है।
तो कोशिश करो अपने क्लासमेट से बात करो, अगर आपसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई डिस्कशन चल रही है तो वहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो। और यही वो दिन है जहाँ पर आपको मिस्टेक्स करने के लिए अलाउ किया जाता है। अगर आप इन दिनों में मिस्टेक्स कर रहे हो इन चीज़ों में तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला आप लोगों को। तो जितना हो सके इंग्लिश को बोलो, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपको आगे चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद है प्रेजेंटेशंस, आपकी एक बुक रिव्यू प्रेजेंटेशन भी होती है, उसके बारे में भी टीचर्स आपको बताएंगे, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर आपकी ग्रुप प्रेजेंटेशंस भी होंगी तो उसको आपको डील करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी सीखोगे। इसी तरह ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, एक्टिविटीज़ में भी ये मैंने चीज़ आपको बताई कि यहाँ पर आपको एक्टिव रहना है, कोशिश करनी है कि आपको जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। इन्हीं दिनों में आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है इसको बाकायदा आपको फॉलो करना है तभी जाके आप पास करोगे। पास तो आप ये कर लोगे, कोई मसला नहीं है, 0 सेमेस्टर पास करना, चाहे वो फाउंडेशन में हो, STHP में हो। थोड़ी बहुत एक डिफ़िकल्टी लेवल क्या है कि भाई आपको सीरियस होना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेम आगे काम आने वाली हैं, तो अच्छा है यहीं पर आप इनसे यूज़ टू हो जाओ। उसके बाद है कि भाई अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो, मैंने ये पहले भी बात की। टीचर को ही फॉलो करो, चाहे आप उसके मुंह पर हो या पीठ पीछे हो, उसकी रिस्पेक्ट करो, वो आपका एक टीचर है। आप भी उनके लिए न्यू हो, वो भी आपके लिए न्यू है, तो जितने दिन ज़्यादा से ज़्यादा गुजरते जाएंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको और मज़ा आने लग जाएगा इस जर्नी में। और यही वो जर्नी है जहाँ पर आप IBA में रहकर एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी करोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास होनी चाहिए 0 सेमेस्टर में, ये सारी चीज़ें आपको 0 सेमेस्टर में लाजमी सीखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेशनल मार्क्स को गेन करते हो, आपसे क्विज़ेस भी ली जाती हैं, आपके सामने जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह भी होंगी, तो वो भी बस आपको फॉलो करनी है जिस तरह से आपको टीचर कह रहा है। इस तरह से आप आसानी से इंग्लिश को आसानी से पास कर सकते हो। अगर मैं फाइनल बात करूं इंग्लिश के ऊपर तो सिंपली करना क्या है भाई, बुक को फॉलो करना है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, और आपको अपने टीचर को फॉलो करना है। आप आसानी से 80+ मार्क्स भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश अच्छी बोलने वाला या लिखने वाला यहाँ पर 80+ मार्क्स ले सकता है। अगर कोई एक एवरेज बच्चा है तो वो भी ले सकता है। बस सिंपली करना क्या है, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई उसको फॉलो करना है, अपने हिसाब से चलना है और कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करनी है। अगर आपको डेली बेसिस पर जो भी काम मिल रहा है वो डेली बेसिस पर करते आ रहे हो, रात को बैठ के डेली क्लासेस के बाद, रात को देर से या सुबह को इमिंदेड, क्योंकि आपके क्लासेस जो हैं वो इवनिंग में हैं, तो आपको एग्जाम्स में पढ़ना ही नहीं पड़ता। ये इतना आसान सब्जेक्ट है और इसमें मेरे नहीं ख्याल से कोई फेल होता है। 60 वैसे भी आपको यहाँ पर मिनिमम चाहिए, 80+ तो आपके आसानी से आ ही सकते हैं। और इसमें चेकिंग वगैरह भी कोई स्ट्रिक्ट नहीं होगी, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आपने लिखा भी हुआ है कुछ ना कुछ इंग्लिश में और वो कॉन्टेक्चुअल है तो वहाँ पर आपको मार्क्स वगैरह मिल ही जाते हैं। ज़्यादातर इंग्लिश में क्या मार्क्स कटेंगे कि भाई अगर आपने कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, उसमें कुछ ऐसी वैसी हल्की फुल्की मिस्टेक्स कर दी, अगर वो 5 मार्क्स का है तो ज़्यादातर उसमें 4.5 दे देंगे या 4 दे देंगे, इतनी मार्क्स नहीं काटेंगे। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, वहाँ पर आप इसकी जगह आर लिख कर आओगे तो फिर वो तो आपकी डायरेक्टली मार्क कट दी जाएगी। इंग्लिश को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। आई होप आपके माइंड से अब चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओगे कि भाई आपके माइंड में जो चीज़ें थी, जो एक डर था, वो कहीं ना कहीं दूर हुआ है कुछ ना कुछ या नहीं। जो आप नर्वस थे वो आपकी नर्वसनेस कुछ दूर हुई है या नहीं, या मैं बैठ के एवी जो है वो फालतू बकवास कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप मुझे बताओगे। जब आप इस कोर्स को पास करके निकलो 0 सेमेस्टर से तो कम से कम आप एक अच्छी इंग्लिश लिखने के काबिल बन जाना लाजमी। तो इसके दौरान आपको जो है वो कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह भी मिलेंगी, उनको भी रीड आउट करो। तो कम से कम कोशिश करना कि आपका मकसद, एक तो मार्क्स तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको एडमिशन देगा, लेकिन आपकी जो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आपकी एक अचीवमेंट होनी चाहिए इस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। वो ये है कि भाई आप अच्छे से इंग्लिश को बोल सको। अच्छे से नहीं, कम से कम अगर आपको जो आज आती है 1% उसकी वो कम से कम डबल होनी चाहिए, वो 2% हो जानी चाहिए। या अगर आज 5% आती है तो कम से कम वो इस सेमेस्टर को पास करने के बाद 10% हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं कोई वो परफेक्ट वाली नहीं बोलवाना चाहता, मैं सिंपली चाहता हूँ कि भाई आपको अच्छे से इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए ताकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ें फेस ना करो, और आपको अच्छे से बोलनी आनी चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंट बनते रहो। आई होप अब आपकी इंग्लिश से रिलेटेड सारी क्यूरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। अब भी अगर किसी को इंग्लिश में मसला है तो वो किसी इंग्लिश टीचर के पास जाए और उससे इंग्लिश में पूछे कि सर मैं इंग्लिश को कैसे पास करूँ।